हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और जानेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्रीज आर बेस्ड टू सस्टेन जीडीपी ग्रोथ। जिस देश में देखो इंडस्ट्रीज नहीं होती उनका जो डेवलपमेंट होता है सस्टेन्ड नहीं होता, मतलब लंबे समय तक नहीं टिक पाता, क्योंकि हम बाहर से उद्योगों की जो बनी हुई चीजें, पहले हमारे देश में क्या था, जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया। उस वजह से क्या हुआ कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी पिछड़ी हुई रह गई, हमने ग्रो नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत रेट था, वो बहुत कम था। उसके बाद जब हमने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं तो हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, यानी कि आपके देश में अपनी इंडस्ट्रीज आपकी बहुत जरूरी है। वो बेस होता है आपकी सकल घरेलू उत्पाद का, यानी जीडीपी ग्रोथ का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। दैट दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लीड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भाई इंडस्ट्रीज से तो सब माल बनता है, भाई तार बनते हैं आपकी इंडस्ट्रीज से, आपका जो आयरन की जो इंडस्ट्रीज है उससे आपके रेलवेज बनते हैं, आपका जितने भी प्रोडक्शन है वो सब मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्रीज ही करते हैं, उद्योग ही करते हैं। तो और वहां पे और क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आधारभूत संरचना, जो आपका देश में जो सड़कें हैं, रेल्स है, रोड्स है, सारी चीजें हैं, वो भी इंडस्ट्रीज बनाती हैं, इंडस्ट्रीज से बनती हैं। एंड देन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और जो रोजगार मिलता है लोगों को, इन सभी उद्योगों में लोगों को बहुत रोजगार मिलता है, रोड्स बनते हैं, रेस बनते हैं, सारा देश आपका तरक्की करता है। इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है। Then role of public and private sectors in Indian industrial development or need for direct participation of public sector in industrial development। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडिया की में, और नीड फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ये हम डिस्कस करेंगे। ये दो तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बहुत पूरी हेडिंग डाल दी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और दोनों तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, क्यों जरूरी था पब्लिक सेक्टर का इसमें आना? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि पूरे देश की तरक्की कर सके, पूरे देश के लिए रोड बना सके, रेलवेज बना सके, इंडस्ट्रीज लगा सके, सब्सिडी दे सके, किसानों की मदद कर सके, बेरोजगारों की मदद कर सके, हॉस्पिटल बना सके, कॉलेजेस, स्कूल कुछ भी बना सके। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, वो भी मुफ्त में। क्यों करेंगे भाई प्राइवेट सेक्टर वाले, पैसा हो तब भी ना करेंगे तो और उनके पास पैसा था भी नहीं। कितने लोग थे, बहुत ही, जैसे ओनली टाटा एंड बिरला वर हैविंग कैपिटल, दो के पास, अब दो बेचारे क्या क्या कर लेते, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का यानी पब्लिक सेक्टर का आना बहुत जरूरी था यहाँ पर। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब प्राइवेट सेक्टर कहाँ काम करता है? आपको पिछले चैप्टर 2 में हमने समझा कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वही काम करता है जहां पर मुनाफा हो। अब मुनाफा कौन सा? भाई सड़कें बनेंगी, टूटेंगी हर बारिश में, फिर बनेंगी, और कोई पैसा नहीं देने वाला। टोल आज भी लगे हुए हैं तो लोग टोल बचाने के लिए घूम के चले जाते हैं सड़कों पे, टोल आज भी देने को तैयार नहीं। तो इतना मॉडर्न जमाना है, तो उस समय तो छोड़ ही दीजिए, जब आजादी हमें मिली थी तो देश में जितनी भी आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज बनने थे, हॉस्पिटल्स बनने थे, वो सब आपका, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट में इंड्यूसमेंट नहीं था, कोई मुनाफा नहीं था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता ही क्यों? उसके पास पहली बार पैसा नहीं, कहीं से उधार लेकर इन्वेस्ट करे भी तो क्यों करे कि मुनाफा नहीं मिलना। तो इट वाज अ टोटल लॉस प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ सकता था, नहीं आगे आया। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट बहुत छोटा था उस समय तक। लो लेवल ऑफ डिमांड कम थी हमारे देश की, क्योंकि 200 साल तक खून चूसा ना ब्रिटिशर्स ने, हमारा सारा का सारा पैसा ले गए, अपनी इंडस्ट्रीज का सामान बेच के फालतू सामान हमें बेचा और हमारा पैसा लूट के ले गए। और पैसा बचा नहीं लोगों के पास, लोग गरीब हो गए, तो अब खरीदेंगे कहां से? तो मार्केट छोटा हो गया और डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। एंड लो लेवल ऑफ इनकम शोड लेस प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स, और उन्हें लगा भाई इस देश के लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, तो खर्च कैसे करेंगे, डिमांड कम है। तो प्राइवेट सेक्टर कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं था कि उससे मुनाफा नहीं दिख रहा था। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, एचएमटी, बीएचईएल और एनटीपीसी, ये सब लगाई गई, और देश में बहुत सारे जो प्रोडक्शन थे वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए, और देश का जो प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रीज थी, वो सब पब्लिक सेक्टर के अंदर उन्होंने काम किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों की इनकम बढ़ाई ताकि लोग खरीद सके, डिमांड बढ़ा सके, और फिर मुनाफा दिखाई देगा तो प्राइवेट सेक्टर भी दौड़ा आएगा कि भाई अब प्रोड्यूस कर लो, अब तो मुनाफा है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ के तरक्की में हाथ बटा सकता है।
growth with social justice. Industrialization was to be done for employment generation and not for profit. यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण जो होना था वो देश की प्रगति के लिए होना था, रोजगार प्रदान करने के लिए होना था, जनरेट करने के लिए होना था, और ना कि प्रॉफिट के लिए होना था। तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर नहीं आगे आने वाला था। आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आईपीआर बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, आ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रेट और रोल ऑफ रोल। तो अब आईपीआर की वजह से पब्लिक सेक्टर का रोल और बढ़ गया। प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर 1956 के क्या थे? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तीन तरह से उन्होंने तीन स्तर पे इंडस्ट्रीज को बांटा। पहली, सोली फॉर पब्लिक सेक्टर, वो इंडस्ट्रीज जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होगा, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेंगे किसी हालत में, वहां प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज वगैरह। इन सब में गवर्नमेंट ही डील करती थी, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगा सकती थी, उसके पास पैसा या तो था नहीं या मोटिवेशन नहीं था, मुनाफा नहीं था वहां पर। फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग एटसेट्रा। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें पब्लिक सेक्टर भी काम कर सकता था और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता था। वो कौन सी थी? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक जो थे, फर्टिलाइजर्स थे। माइनिंग इंडस्ट्री थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता था क्योंकि उसमें मुनाफा था थोड़ा बहुत। सोली प्राइवेट, लेफ्ट आउट इंडस्ट्रीज वर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। जो एफएमसीजी था, फूड की, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, एफएमसीजी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी जो देश की संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी और आपके सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रैटेजिक पर्पसेस में नहीं थी, वो सब प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। जहां मुनाफा भी था और पैसा भी कम लगना था और उन लोगों को मोटिवेशन भी मिलना था, वो प्राइवेट सेक्टर को चली गई। प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर 1956, अभी कंटिन्यू करते हैं। एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज फॉर रीजनल इक्वालिटी। ये इंडस्ट्रीज जो जानी थी रूरल एरियाज में ज्यादा जानी थी, इसलिए बिहार के बहुत सारे जो क्षेत्र है वहाँ कोल माइंस थी, इंडस्ट्रीज हैं लगी हुई हैं, बहुत सारे पिछड़े एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाई गई ताकि इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन यानी इकट्ठा होना, डिसेंट्रलाइजेशन यानी बिखर जाना, यानी कि हर प्रांत में इंडस्ट्रीज को लगाना। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कहीं एक ही जगह ना रह जाए सब कुछ, फोर्स जो सारा एक जगह ना लग जाए, अलग अलग प्रदेशों में तरह तरह की इंडस्ट्रीज लग जाएं ताकि पूरा देश तरक्की करे, लोगों को रोजगार मिले, वहां प्रोडक्शन बढ़े और तरक्की हो पूरे देश की, और वहां के संसाधन का सही यूज हो जाए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मोटिवेट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश बिजनेस इन रिमोट एरियाज। अब मोटिवेशन दिया गया प्राइवेट जो बिजनेसमैन थे उन लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि भैया यहाँ इंडस्ट्री लगा लो, इस एरिया में जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में आपको इतनी लाइसेंस में रियायत मिल जाएगी और आपको सब्सिडी या कुछ भी रियायत भी दी जाएगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसेस वर लिबरली इशूड फॉर रूरल एरियाज। और लाइसेंस जब कोई कहता है प्राइवेट सेक्टर वाला, प्राइवेट बिजनेसमैन, भाई इस गांव में मुझे फैक्ट्री लगानी थी, गवर्नमेंट धड़ाधड़ उसे फटाफट लाइसेंस पकड़ा देती, भैया लगाओ, जल्दी लगाओ, हम तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आप इंडस्ट्री लगाओ ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां के संसाधन यूज हो सके और वहां तरक्की हो सके। देखो एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जिस एरिया में शुगर मिल लग जाती है वहां गन्ने की खेती शुरू हो जाती है, गन्ना मिलों में जाने लगता है, वहां आसपास में कस्बा बन जाता है, स्कूल खुल जाते हैं और सब तरक्की होने लग जाती है। यानी कि एक इंडस्ट्री जब कहीं शुरू होती है तो पूरे एरिया की, वहां के संसाधन की, वहां की खेती की, वहां के लोगों की, एजुकेशन की, टर्शरी सेक्टर की, सबकी तरक्की कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने का आसान तरीका है वहां इंडस्ट्री बना दी जाए। इंडस्ट्रियल कंसेशंस फॉर रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी क्या होती है कि भाई देखो, एक प्रदेश में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने कहा ना भाई सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए रूरल एरियाज में और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगाई गई। टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडे का सिंपल सा मतलब टैक्स छुट्टी पर है, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स गया हॉलीडे पर है, यानी कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ना तो कई साल तक आपको टैक्स ही नहीं देना है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन इनिशियल टाइम पीरियड। नॉर्मली टैक्स हॉलीडेज आपको कभी कभी जब रिसेशन आ जाए जब दे दिया जाता है, या फिर इनिशियल 4-5 साल के लिए किसी बिजनेस को टैक्स हॉलीडे दे दिया जाता है ताकि शुरू में उस पर बहुत बोझ होता है, भैया लोगों की सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, बैंक का ब्याज देना है, ये वो सब, तो उसे जब प्रॉफिट कमाना जब तक शुरू नहीं करती है कोई इंडस्ट्री या फर्म, उसे टैक्स हॉलीडे दे दिया जाता है। उसको सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पावर दी जाती है ताकि वो अपनी फर्म चला सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके, तरक्की कर सके और फिर देश की तरक्की में योगदान दे सके। Then subsidized power supply for emerging और infant industries,
इमर्जिंग और इन्फेंट क्या होती है? इमर्जिंग यानी जो विकास कर रही है, छोटी छोटी जो उभरती हुई है, इमर्जिंग है, उभर रही है, नई नई स्टार्टअप्स हैं, जैसे स्टार्टअप को इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इन्फेंट यानी छोटे स्तर पर हैं, अब उनमें ताकत नहीं है, जैसे बच्चा बहुत कोमल सा, नाजुक सा, बेसहारा, लाचार होता है ना, ऐसे इंडस्ट्री भी लाचार होती है शुरू के टाइम में, ना पैसा होता है, ना उसके पास संसाधन होते हैं, ना बार्गेनिंग पावर होती है, ना प्रॉफिट होता है, और ना ही अच्छा लेबर फोर्स होता है। देखिए इन्फोसिस में, एसेंशियल में, आपकी गूगल में सब जाने बता रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कोई अपनी सॉफ्टवेयर फर्म खोलना चाहूँ ना, कोई काम नहीं करेगा, मेरे पास सैलरी नहीं है देने को इतनी। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज को बचाव चाहिए, उनको पावर सप्लाई भी सब्सिडी पर। सब्सिडी क्या होती है भाई? देखो, सपोज आपका किसी चीज पर 100 रुपए खर्चा हो रहा है और उस पर 30% सब्सिडी दी गई है, तो मतलब आपका सिर्फ 70 रुपए खर्चा होगा, 30% गवर्नमेंट आपको दे रही है, सब्सिडी इसको कहते हैं। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, एम्प्लॉयमेंट को और इक्विटी को, यानी कि सोशल जस्टिस को, लोगों पे एक सोशल जस्टिस लाया जाए, उसके लिए स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पर इंडस्ट्रीज लगाए जाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज 2 डायमेंशंस, क्या क्या डायमेंशन है मैं देखिए, पहलू है इसके, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी भाई जरूरी है बहुत ज्यादा देश के लिए, क्यों? आधारभूत संरचना, जो बड़ी जो काम होते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री करती है, जैसे कि आपको बताते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो बिजली बनाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम, जैसे बाल्को है आपका, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वहां पे पावर प्लांट था। बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है आपका, कोरबा माइंस के पास एमपी में, मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। बाकी सेल है, भेल है, ये सारी जो आपकी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या करती हैं? आपके देश को ताकत प्रदान करती हैं, बेस प्रदान करती हैं, ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज को सहारा दे सके। बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी लगानी जरूरी है। आयरन स्टील इंडस्ट्री आपकी बहुत बड़ी है। सेल बहुत बड़ा है आपका, सेल यानी कि SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो आपकी स्टील प्रोडक्शन देखता है। कोल माइंस जो है इंडिया की, कोल इंडिया है जो है आपकी, वो कोल का पूरा कोल रीच को संभालता था। एल्यूमिनियम, आयरन और इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, ये बेस होती है देश का। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। स्मॉल स्केल में क्या होता है? कहीं भी लगा लो, कम फाइनेंस चाहिए, कम लोगों से शुरू हो जाती है, और इसके विकास के जो इसमें विकास ज्यादा होता है, लोगों का विकास करती है, देश का विकास करती है। सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रदान करती है, क्योंकि इसको इंडिविजुअल्स लगा सकते हैं कम फाइनेंस के साथ में। अब आता है कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। A unit having fixed investment of less than 10 crore, जिसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट मशीनरी में, यानी कि बिल्डिंग हो गई, मशीन कितने की, ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं यहाँ के। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जिसका 10 करोड़ या उससे कम होता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, और जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होता है, 50 करोड़ से कम उसका टर्नओवर, प्रोडक्शन जो होता है वो 50 करोड़ से कम होता है, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। देन इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द रोल ऑफ SSI वर आउटलाइंड बाय द कार्बे कमिटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी इन 1955। कार्बे कमिटी को विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और उसने उसका रोल बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का 1955 में। इट आउटलाइंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी फीचर्स क्या होते हैं। SSI इज लेबर इंटेंसिव, यानी कि इसमें लेबर को ज्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि लेबर ज्यादा लगता है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। एंड हैव हेंस एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करती है। SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? यानी कहीं भी लगाई जा सकती है, लोकेशन से वर्ड बना लोकेशनल, यानी कि ये कहीं भी लगाई जा सकती है। आप चाहो गांव में लगा लो, शहर में लगा लो, और छोटे इन्वेस्टमेंट, थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ये लगाई जा सकती है। सो इट इज इक्वालिटी ओरिएंटेड, इनर रीजनल इक्वालिटी, और इक्वालिटी ओरिएंटेड है, यानी कि किसी भी रीजन में लगाई जा सकती है, और देश के पूरे देश का विकास, यानी कि आप चाहो MP में लगा लो, UP में लगा लो, बिहार में लगा लो, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा लोग काम करते हैं, तो देश को रोजगार भी मिल जाता है, और इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है, रीजनल इक्वालिटी भी मिल जाती है, सारे प्रदेशों की तरक्की भी हो गई। SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैज इट इज इक्विटी ओरिएंटेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसलिए ये लोगों में एक सोशल जस्टिस लाती है, लोगों को तरक्की देती है, उनकी जो है हमारे देश की तरक्की बढ़ाती है। ट्रेड व्यापार क्या है? स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो व्यापार था कैसा था? स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट क्या होता है? आयात, यानी हम जब बाहर से माल खरीदते हैं, अमेरिका से हमने सपोज 10 एयरक्राफ्ट लिए, तो वो इंपोर्ट है एयरक्राफ्ट का। सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दो,
मतलब हम एयरक्राफ्ट वहां से नहीं मंगा रहे, हम तो बना लेंगे अपने आप, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कुछ और हम कर लेंगे, उन एयरक्राफ्ट को नहीं ला रहे, कुछ और करेंगे हम, तो हम अपने देश में बनाएंगे, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, ट्रेड सब्स्टिट्यूशन वाज फॉलोड फ्रॉम 1950 टू 1990। हमारे देश में 1950 से लेकर 1990 तक हम जो चीज बाहर से निर्यात कर रहे थे या करना चाहते थे, वो सब कुछ हमने अपने देश में बनाने की कोशिश की, और हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाई। बस हम क्या करते थे, सिर्फ मशीनें वहां से मंगाते थे जो हम नहीं बना पाते थे, बाकी चीजें हम अपने देश में बना रहे थे। हमने भाई देखो खेती बढ़ा ली, हम अनाज तो उगाने लगे थे, छोटी मोटी चीजें भी हम बनाने लग गए, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज लगा ली हमने, बाल्टी मग्गे वगैरह सब बनाने शुरू कर दिए, कपड़ा हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने लगे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने लगाई ताकि हमें बाहर से सामान माल ना मंगवाना पड़े, अपनी आधारभूत जरूरतें हम खुद ही पूरी कर सके और अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके, इन्फेंट इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को, एक्सरसाइज को बढ़ावा दे सके, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण बढ़ा सके इस देश का। इट वाज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग मतलब घर के अंदर झांको, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इनवर्ड यानी घर के अंदर जाइए यार। घर के अंदर झांकने का क्या मतलब है, अपने देश की तरक्की पहले देखो, यानी हिंदुस्तान की तरक्की देखनी थी हमें, भारत की तरक्की देखनी थी। कैसे कि हम ट्रेड स्ट्रैटेजी ऐसी अपनाएं जिससे हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सके, यानी आयात को ही खत्म कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ और कर लें इसके बदले। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि भाई चाय की जगह कॉफी पी ली, यानी कि हमने बाहर से आने वाली जो कॉफी थी उसकी जगह अपने देश में कॉफी उगा ली। इसका मीनिंग ये होता है, हमने बाहर से नहीं मंगाई। क्यों नहीं मंगाई, हमारे पास देखिए फॉरेन एक्सचेंज कम था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना भाई, तो हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं बाहर, और हमारे पास डॉलर्स थे कम, तो हम उन डॉलर से मशीन खरीद रहे थे। हमने बाकी चीजें घर में बनानी पसंद कर ली और कोशिश की हम सारी चीजें अपने घर में बना सकें। देन व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये बताया था मैंने आपको। इट इंप्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which the country was importing from other countries to save foreign exchange। आगे समझ में, ताकि फॉरेन एक्सचेंज बचा सके, हम वो जो बाहर से मंगा रहे थे वो अपने देश में चीजें बना सके और अपना पैसा बचा सके। जैसे हम लोग पैसा बचाते हैं ना भाई, जैसे हमें बर्गर या पिज्जा बाहर खाने जाना, हमारी मम्मी क्या कहती है, मतलब मैं तो खुद ही मदद हूँ, मैं क्या कहती हूँ, अरे पिज्जा घर में बनाएंगे। मतलब बाहर से सपोज एक पिज्जा हमारा 400-500 रुपए का आएगा, छोटा मोटा पिज्जा भी, सस्ता सा पिज्जा भी 250 रुपए का आता है, तो 250 रुपए बचेंगे। मैदा मंगा, हमारे घर में ओटीजी हम खुद बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। एक तरह से हम पिज्जा हट से या डोमिनोज से पिज्जा मंगा के अपना घर का पिज्जा खा रहे हैं, तो हम क्या अपने पैसे बचा रहे। इस तरह हमारे देश ने भी क्या किया, पैसा बचाया, अपने घर में चीजें बनाई, बाहर से मंगानी बंद कर दी, तो हमने फॉरेन एक्सचेंज बताया, मतलब भारत ने अपना पैसा बचाया इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके, पिज्जा घर में बनाया, मतलब इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अपनी चीजें घर में बना ली उसने। फॉरेन एक्सचेंज वाज यूज्ड फॉर बाइंग प्लांट मशीनरी, प्लांट और मशीनरी मतलब बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज खड़ा किया। जैसे देखिए हम बर्गर पिज्जा बना सकते, लैपटॉप नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, बर्गर पिज्जा घर में बना देंगे जो बना सकते हैं। अब लैपटॉप बनाने की टेक्नोलॉजी अभी मदर इंडिया के पास नहीं है, तो क्या करेगी, लैपटॉप बाहर से मंगा लेगी, फोन बाहर से मंगा लेंगे, लाइट्स बाहर से मंगा लेंगे, बोर्ड बाहर से, बोर्ड भी मुझे बनाना नहीं आता। तो बस ऐसे ही हाल भारत का था, जो चीजें वो खुद बना सकता था वहां उसने बचत की, जो चीजें नहीं बना सकता था उसे जरूरत ज्यादा थी, मशीनें लगानी थी, उद्योग लगाने थे, तो बाहर से मंगाए। ठीक, और जो इंपोर्ट्स हमने मशीनों के, प्लांट के, उद्योगों को लगाने के लिए किए, उनको क्या कहा गया, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स, यानी विकास के लिए आयात करना। Then it tried to save foreign exchange by inward looking trade strategy। inward looking बताया ना मैंने, अपने देश की तरक्की करो, अपना सामान खुद बनाओ, पैसा बचाओ। Then what is policy of export promotion? export promotion क्या होता है, सिंपल से शब्द में सामान बनाओ, बाहर बेचो, पैसा कमाओ। ठीक है, भारत सामान बनाएगा, बाहर बेचेगा, फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, इसी को एक्सपोर्ट प्रमोशन कहते हैं। अब देखो डिटेल में, मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव, हमारी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना। कॉम्पिटिटिव बनाने का मतलब जैसे बच्चे नहीं होते कॉम्पिटिटिव बना दे, ज्यादा मार्क्स ले आओ, इस तरह हमारी जो इंडस्ट्रीज है कॉम्पिटिटिव बनाने का मतलब है ज्यादा अच्छा माल प्रोड्यूस करो और ज्यादा माल प्रोड्यूस करो, मतलब बहुत ज्यादा बनाओ और बहुत अच्छा बनाओ, बढ़िया वाला झकास माल बनाओ। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाए ताकि वो विदेश में बनने वाले किसी भी चीज से कंपीट कर सकें और वहां पे बिक सकें। क्योंकि देखिए सपोज हमने एक लैपटॉप बनाया इंडिया में
और वो लैपटॉप हम बाहर नहीं बेच सकते तो काहे का, किसी काम का ही नहीं है। बाहर के लोग कहेंगे इसमें ये कमी है, ये कमी, ये कमी नहीं। ऐसी चीज बनाओ जो इंटरनेशनल मार्केट में सबको कंपटीशन दे सके, तो वो कॉम्पिटिटिव होती है। तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाया एंड इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग टू ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ताकि हम बहुत सारा माल बनाए, बहुत अच्छा माल बनाए, बहुत सारा बाहर बेचे और बहुत सारा पैसा यानी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में कमाए। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को हम बचाएं ताकि वो इंटरनेशनल कंपटीशन ना कर सकें। ठीक है। Salient features of growth strategy of India and its good and bad effects. Salient features क्या है हमारी growth strategy के? Central role of public sector. Public sector शहंशाह है यहाँ का, सब कुछ कंट्रोल करेगा, बड़ी इंडस्ट्रीज यही देखेगा और देश में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पब्लिक सेक्टर देखेगा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर देखेगा। जो गवर्नमेंट जॉब जहां मिलते हैं, मैंने बताया था ना, पब्लिक सेक्टर कौन सा, गवर्नमेंट जॉब वाला। ठीक है, तो वही देखेगा, यहाँ के एजुकेशन देखेगा, सब कुछ देखेगा। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी रोल, उसका थोड़ा नीचे दर्जे का रोल है, वो पैसा कमाएगा बेचारा, रोल अंडर परमिट लाइसेंस राज। उस समय क्या था कि वहां पे परमिट लाइसेंस राज था। इसका मतलब क्या है कि भैया मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर हूं, मेरा भतीजे को लाइसेंस चाहिए, मैंने दे दिया। परमिट लाइसेंस राज। राज क्यों कहा गया, क्योंकि नौकरशाही थी, रेंटेपिज्म थी उस समय पे, और करप्शन ज्यादा था, तो लाइसेंस कुछ ही लोगों को मिल पाता था और प्राइवेट सेक्टर ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसीलिए। लिमिटेशन ऑन कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स, जो कैपेसिटी थी प्राइवेट फर्म्स की उस पर लिमिटेशन लग गई, वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, उनको लाइसेंस चाहिए था हर चीज के लिए। उस समय कहा जाता है कि हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो प्राइवेट सेक्टर को उस समय थोड़ा दबाया गया, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ना ही ढंग से प्रोड्यूस कर पा रहा था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारी जो पॉलिसी थी, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करनी और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की स्ट्रैटेजी थी। हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट जब कोई करना चाहता था ना बाहर के देश से, तो हम उस पर हैवी ड्यूटी यानी टैक्स लगा देते थे, ताकि कोई बाहर से आयात ही ना कर पाए और फॉरेन एक्सचेंज खर्च ना कर पाए, क्योंकि भाई हमें तो बचाना था ना अपना पैसा, हम अपने बच्चे को रोक रहे थे। जैसे देखिए, मेरा बेटा, अगर मेरे पास पैसे कमा, बेटा चाहता कि मैं स्विगी से या जोमेटो से खाना ऑर्डर करूं, मैं उसे रोक दूंगी, कह दूंगी हाँ हाँ अब तू ऐसा करेगा ना तो देखते रहे, ये पॉकेट मनी काट दूंगी मैं, तो फिर टैक्स लगा दिया। इस तरह हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज था उसे बचाने के लिए इन्होंने हैवी टैक्स लगा दिया। अगर कोई इंपोर्ट करेगा उसको 200% टैक्स। जैसे फरारी, जब हमारे देश में फरारी का इंपोर्ट या हो रहा था, कोई देश से फरारी ला रहा था, उस पर 100% या शायद 200% टैक्स था, यानी कि अगर फरारी 1 करोड़ की 2 करोड़ टैक्स दे दो उसके ऊपर, तो इस तरह से टैक्स लगाया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट, ये फीचर्स है हमारे। देन गुड इफेक्ट्स क्या है, बिग पुश टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को पब्लिक सेक्टर की वजह से बड़ा पुश मिला एंड स्ट्रक्चरल चेंज हुए। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि लोग जो खेती में लगे हुए थे, इंडस्ट्रीज में लगे, आपके सर्विसेज सेक्टर में लग गए, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, हमने तरह तरह की इंडस्ट्रीज लगाई, बड़ी छोटी, रीजनल इक्वालिटी के साथ हर रीजन में लगाई, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिला। सनराइज इंडस्ट्रीज बढ़ी, मेनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, हमारे इंजीनियर्स तो वर्ल्ड फेमस है वैसे भी। ठीक है, इमर्ज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी में सनराइज सेक्टर बढ़े और हमने अपने देश के लिए उत्पादन बहुत सारा करना शुरू कर दिया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक रोडकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया, रोड्स बनी, रेलवेज बनी, सब कुछ बना। द ग्रोथ ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ जॉब्स, नौकरियां मिली लोगों को, एंड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी उनको सामाजिक न्याय मिला। बैड इफेक्ट्स क्या थे, एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, बहुत ज्यादा कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर का। इवन ब्रेड एंड शूज वर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर व्हिच अंडरमाइन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भरने नहीं दिया गया, यहां तक कि जूते और ब्रेड जैसी चीजें भी कभी कभी पब्लिक सेक्टर ने उसमें भी बनाई और कंट्रोल बहुत ज्यादा था। पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज टर्न आउट टू बी डेड सोशल वेट, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोलीज थी वो डेड सोशल वेट बना। डेड सोशल वेट का क्या मतलब होता है कि वो ऐसा बोझ है जो बस ढोए जा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज थी, बाद में चल के क्या हुआ उनका कि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, लॉसेस होने लग गए, वो बंद होने के कगार पे आ गए, इसलिए उनका फिर प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्यों, करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी, उनमें एफिशिएंसी नहीं बची थी, लोग वहां जाते थे, काम नहीं करते थे और उनका प्रोडक्शन घटने लग गया, लॉसेस होने लग गए। एंड लीकेज, लीकेज इसी को कहते हैं, काम ना करना और वहां से सैलरी लेते रहना। ठीक है, जैसे मैं फैक्ट्री में जाऊं,
अगर वहां डस्टर बनते हैं, मैं डस्टर एक भी ना बनाऊं और सैलरी 25,000 रुपए की ले लूं, तो 25,000 खा तो लिया मैंने, डस्टर 1 रुपए का भी नहीं बनाया, तो वो होता है लीकेज आपका। और बहुत सारी चीजें होती है लीकेज में। परमिट लाइसेंस राज, इसकी वजह से बहुत सारे जो बिग प्लेयर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन छोटे बिजनेसमैन उभर नहीं पाए, प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम नहीं कर पाया। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मेड देम इनकैपेबल ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन ड्यू टू लो स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। शीर्ष में जब उन्हें संरक्षण मिला, इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को सहारा मिल गया, भैया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें बाहर एक्सपोर्ट करना नहीं है, माल जो बन रहा है पब्लिक खरीदेगी, कहां जाएगी। भाई देखिए, आज तो कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, कहीं से कुछ भी मंगा लेगा, लेकिन उस समय क्या, जो देश में बन रहा है वही खरीदना पड़ेगा आपको, कहां जाओगे, कंजप्शन तो करोगे। तो इस वजह से लो स्टैंडर्ड गुड्स भी वहां पे बिकने लग गए और हमारी इंडस्ट्री शिथिल पड़ गई, उन्होंने ग्रो नहीं किया। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज rather than export promotion proved to be an efficient strategy which depleted foreign exchange reserves. This was like just saving without earning. ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन तो किया नहीं उन लोगों ने, बस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती रही हमारी सरकार, पब्लिक सेक्टर। इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने लगे और 1991 में हमारे पास इतने, 1990s के एंड में, इनफैक्ट 1991 के शुरुआत में हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज था कि हम अपने देश की इंपोर्ट्स की सिर्फ एक हफ्ते की जरूरत पूरी कर सकते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए हमारे देश में लाए गए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।